हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में मैट्राइसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। और देखो, एक काफ़ी इजी चीज़ है, हम लोग इसको लॉलीपॉप जोन में रखते हैं। मतलब इससे आपका एग्जाम में मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है, कह सकते हो कि 12 लेवल पे जो सबसे इजी मैथ होता है उसमें मैट्राइसिस आता है। ठीक है, और देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे जाओगे ना हायर मैथमेटिक्स में, तो आप देखोगे कि ये जो टूल है मैथमेटिक्स का मैट्राइसिस, इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है। दैट्स वाई कि इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है और लीनियर अलजेब्रा में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो CSIR नेट गेट वगैरह में इससे क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े हायर एग्जाम्स में जो है आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे। तो अभी आपका जस्ट ये फंडामेंटल है, यहाँ से आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे ना, आगे के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। तो खैर ये बहुत सिंपल सा जो है आपका लेक्चर रहने वाला है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बस आप लास्ट तक इसको देखते जाओ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डायरेक्टली बोलता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, फिर ठीक ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। तो मैं एक शॉर्ट आपको इंट्रो दे देता हूं मैट्राइसिस का, कि मैट्राइसिस होता क्या है, इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग मैट्राइसिस को शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, पूरा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी, चलो यहाँ से हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैं बात करूँ अगर, तो जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स ठीक है, तो एक से ज्यादा जो भी मैट्रिक्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्राइसिस बोलते हैं। तो मैट्रिक्स को पहले डिनोट कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, एक्स से, वाई से। ठीक है, और ये एक आपको बॉक्स के जैसा दिखाना होगा मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखो जब इस तरीके से हम लोग देंगे ना, तो ये पूरा मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये बाहर से इस तरीके से बंद होगा, तो ये एक बॉक्स होगा मैट्रिक्स का। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो, या आप इसको ऐसे कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे दिखेगा कि 2 लाइन इधर रहता है, ठीक है, बीच में आपका एलिमेंट रहेगा और 2 लाइन इधर रहेगा। तो ऐसे भी आप मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, या सिंपली इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर भी मैट्रिक्स को रखा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में जैसे कैपिटल A इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा AIJ। ठीक है जी, और आगे लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे M क्रॉस N। तो इन सब का क्या मतलब है, इसको भी हम लोग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। AIJ का मतलब क्या होता है, M क्रॉस N ये क्या है। ठीक है, तो पहले देखो, पहले अगर मैं एक कोई मैट्रिक्स ले लूं सिंपली, तो मैं मान लेता हूं, मैं इसी सिंबल का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 -1 0 1 1 2 3 0 2 -5/2 1/2 और 3। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स किसी भी साइज का हो सकता है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, तो मैट्रिक्स में जब भी आपका बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स होगा ना, तो वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 है, -1 है, 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो कोई भी तरह का इंटीजर या फ्रैक्शनल, यानी ओवरऑल कोई भी रियल एंट्री अंदर में हो सकता है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से रखा जाता है कि आप जो ये देख रहे होगा ना, ये तो ये ऐसे जो कहलाता है, इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रो कहलाएगा, जिसमें ये फर्स्ट रो है बिल्कुल। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। ठीक है, फिर ये जो है ये आपका सेकेंड रो कहलाता है। ठीक है, ये सेकेंड रो, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 0, और इसको हम लोग थर्ड रो कहेंगे। इस थर्ड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका है 2 -5/2 1/2 और 3। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो, ओके, और इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग R1 से। तो R1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो। ये आपका कहलाएगा क्या, सेकेंड रो, सेकेंड रो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, इसको समझ जाइए। इसको कहेंगे हम लोग थर्ड रो। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें है इसमें आपका R3 कहलाएगा। इसमें एलिमेंट है आपका 2 -5/2 1/2 3। तो हर रो में 4 एलिमेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 3 रो है। अब आप इधर से देखेंगे ना, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये से, अगर हम ऐसे देखें तो इसमें कितना है, इसमें
ये पहला कॉलम कहलाएगा, ठीक है। ये जो ग्रीन पट्टी है ये क्या कहलाएगा, ये आपका पहला कॉलम कहलाएगा, जिसमें कितना एलिमेंट है 2, 1 और 2। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सारी बातों को आपको समझ करके रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे, C1 से। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल आपका बनेगा लाइन, वर्टिकल लाइन बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है। ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का होगा सेकंड कॉलम। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आप देख रहे हो, 3 एलिमेंट है, -1, 2, -5/2। तो ये आपका C2 कहलाएगा। C फॉर कॉलम और R फॉर रो, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक कॉलम ये मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कॉलम, ठीक है। और एक कॉलम मेरे को ये मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ कॉलम, ठीक है। क्लियर है जी। इसको आप बोलोगे सिंपली C3 बोलोगे कि ये आपका थर्ड कॉलम है, इसको आप बोलोगे C4, ये आपका फोर्थ कॉलम है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज जान लेना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लोग चलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप रोज बोलोगे, ठीक है। और इस तरह से रोज कहलाएगा। और इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन होगा ऊपर से लेके नीचे तक, इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होंगे, ठीक है, इस वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कॉलम्स बोलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स की बात होगी तो मैट्रिक्स में रो भी होगा और कॉलम भी होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना रो है, 3 रो है, और टोटल कितना कॉलम है, 4 कॉलम है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं इसको हम लोग, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे, तो 3 है, ठीक है जी। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ये है यहाँ पे 4, ठीक है। आपको दिख रहा है 4 यहाँ पे ग्रीन पट्टी है, तो 4 कॉलम है, और 3 आपका यहाँ पे येलो पट्टी है, तो ये आपका 3 रो है, ठीक है। तो रो और कॉलम में ही एलिमेंट्स सजे हुए रहते हैं मैट्रिक्स में। और यहाँ पर फिर इसका आता है ऑर्डर का बारी, ठीक है, कि इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 3x4, ठीक है, समझिएगा। पहले लिखते हैं रो को, फिर लिखते हैं कॉलम को। 3x4 लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बता रहा है मैट्रिक्स के ऑर्डर को। क्या बता रहा है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता रहा है कि मैट्रिक्स में कितना है आपका जो है 3x4 ऑर्डर का है। ये साइज भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होगा, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स, इफ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स कैपिटल A हैज m rows एंड n कॉलम्स, ठीक है। मान लो किसी मैट्रिक्स में क्या है, m रो है और n कॉलम है, ठीक है। देन m क्रॉस n इज क्या होगा, इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या है, बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की आप बात करोगे, कोई मैट्रिक्स मान लो A है, और उस मैट्रिक्स में अगर m रो है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपली m क्रॉस n होगा। सिंपली क्या होगा जी, m क्रॉस n होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे m क्रॉस n ऑर्डर का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास में 3 रो था, 4 कॉलम था, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x4 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्डर से आपको दिखेगा एक चीज, एक खास बात यहाँ पे है कि आप देखो ऑर्डर जो 3x4 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 × 4 क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जो भी आएगा, तो ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इन मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 क्या है, इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि जो मैट्रिक्स हम लोग लिए थे ना, उसमें 12 ही एलिमेंट था। आप देख सकते हो काफी आसानी के साथ में, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कितना एलिमेंट है जी। देखो ये हो गया 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 एलिमेंट है। तो एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट रखा गया है ये आप सिंपली जो है ऑर्डर से भी देख सकते हो काफी इजिली, कि अगर मान लो यहाँ पे 12 इसका ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 एलिमेंट है, ठीक है। 3x4 लिखा हुआ है तो ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ के रखना है कि साइज ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग सिंपली m क्रॉस n से डिनोट करेंगे, और ये क्या बताएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे 3x4 ही क्यों लिखा गया है, आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट 12 क्यों नहीं लिख दिए, तो इसके पीछे एक रीजन है। याद रखिए, जैसे 12 है ना, तो 12 का जो फैक्टराइजेशन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। 12 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो क्या क्या होगा, एक तो होगा 1 इंटू 12, ठीक है, या 12 इंटू 1 ऐसा हो सकता है। फिर आप देख सकते हो 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है। फिर आप 3 से चलोगे तो 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है। यही होगा, और इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, ठीक है। फिर 5 का फैक्टर होता नहीं है। अब देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर सिर्फ 12 की बात कही जाए कि मान लो किसी मैट्रिक्स में टोटल कितना है, 12 एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज करते हैं हम लोग किसी मैट्रिक्स में कितना है, 12 है। तो इस 12 मैट्रिक्स का, इस 12 एलिमेंट को हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, कैसा कैसा मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये आपको यहां से दिख रहा है इसके फैक्टर से, कि भाई 12 को अगर मैं 1 इंटू 12 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसमें एक ही रो होगा और 12 इसमें कॉलम होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। तो ये एक अलग मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 12 रो है और एक ही कॉलम है, तो ये एक अलग तरह का अरेंजमेंट को बता रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखोगे, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x6, इसका मतलब है कि इसमें 2 रो है और 6 कॉलम है। अगर 6x2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये 6 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। ये लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 3 रो और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। और ये लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 4 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो इन 6 तरह के मैट्रिक्स के केस में सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, कितना, 12, ठीक है, सब में 12 भी एलिमेंट है, ओके। बट यहाँ पे इस 12 एलिमेंट से हम 6 तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये हमको 12 के फैक्टर से समझ में आ रहा है। तो 12 को हम 6 तरह से फैक्टर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमको 6 तरह का मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है। जैसे 1x12 कैसा होगा, तो 1x12 जो होगा ये आपका एक्चुअली एक रो मैट्रिक्स होगा, जिसमें आप ऐसा लिखोगे ना, मान लेता हूं मैं एलिमेंट में 1 से 12 तक ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, करते हुए 12 तक। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही रो है, ठीक है, जबकि कॉलम कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12, तो 1x12 ये एक रो मैट्रिक्स कहलाता है। अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, बट इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x12। और 12x1 की बात करोगे तो आपको ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 से लेकर के आपका 12 तक, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसमें कितना रो है, तो बोलोगे 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो करके 12 रो, तो इसमें 12 रोज हैं। बट कॉलम कितना है, तो कॉलम आपको सिर्फ एक ही दिखेगा, तो 12x1 का ये, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अभी हम लोग इसका काइंड पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो पता ये चला कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है तो उसका अलग अलग फैक्टर करके आप अलग अलग तरह का मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। जैसे 2x6 को डिजाइन करना होगा तो कैसे डिजाइन करेंगे, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जैसा बता रहा है कि इसमें आपको सिर्फ 2 रो होगा, ठीक है, और कॉलम कितने, कॉलम 6 होंगे। मतलब इसको अगर आप डिजाइन करोगे तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट तो कोई हम लोग का इंट्रो वीडियो है, अभी मैट्रिक्स में बहुत कुछ सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे मैं अगर 2x6 का डिजाइन करूँ यहाँ पे तो कैसा होगा, देखो मान लो, ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। मैं अब अभी कोई भी रैंडम एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाना चाह रहा हूँ साइज को। तो एलिमेंट अंदर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 रो बन रहा है, 1 और 2, तो इसमें 2 रो हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2x6 साइज का है ये, ठीक है। तो अलग अलग तरह का आप जो है क्या है, साइज का अलग अलग तरह का ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हो, अगर आपको टोटल एलिमेंट पता है तो, ठीक है जी। तो एक जो टोटल एलिमेंट आपको लमसम एलिमेंट दिया रहता है ना, उससे आप बहुत तरह का मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
क्लियर है। अब चलो अब यहाँ पे कुछ और भी बातें ऐड करेंगे, जैसे अब आएगा आपको कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। इसको ऐसे दिखाया जाता है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको लिख दिया जाएगा AIJ, ठीक है, और आगे आपको लिख दिया जाएगा मान लो M क्रॉस N, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होता है ना उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ये कैपिटल लेटर पूरा मैट्रिक्स को बतला रहा है, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है जी। क्या दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से। तो ये एक्चुअली बता रहा है एलिमेंट्स को, किसको बता रहा है? एलिमेंट्स को, और पूरे एलिमेंट्स को ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, ठीक है। AIJ का मतलब क्या है? AIJ इसका मतलब है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये ith, चूंकि पहले AI आ रहा है तो ये ith रो का है और jth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, और ये बता रहा है आपको सिंपली साइज, कि उस मैट्रिक्स का साइज कितना है, तो साइज है आपका M क्रॉस N। जैसे हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, मान लो आपको कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है A इज इक्वल टू, ठीक है जी, AIJ, और यहाँ पे आपको 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चूंकि 2 क्रॉस 2 है, यानी साइज उसका लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस मैट्रिक्स को डिटेल में अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा, क्या होगा? A11, A12, A21 और A22, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। हाँ, अब बस जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ था, चूंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसमें 2 रो है, ठीक है, और 2 ही इसमें कॉलम है। ये 2 क्रॉस 2 के साइज का है, ठीक है। अब यहाँ पे AIJ को मैंने डिटेल में लिख दिया है। ये आपको बता रहा है क्या? ये आपको बता रहा है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आप देखोगे तो ये डेफिनेटली क्या है? डेफिनेटली ये तो पहला ये फर्स्ट रो है, ठीक है। और अगर आप देखोगे कॉलम के बारे में तो इधर से ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है, ओके। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो वो क्या है? वो A11 है, ठीक है। तो 1 का मतलब पहला रो का एलिमेंट और 1 का मतलब पहला कॉलम का एलिमेंट। तो इसका जो पोजीशन है वहां पे इसके पोजीशन में रो का जो नंबर है वो भी 1 है और कॉलम का नंबर भी 1 है। इसी तरीके से आप इसको देखोगे, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये क्या बता रहा है? A12 आपको यहाँ पे बता रहा है, A12 क्या? कि ये एलिमेंट है किसका? ऑफ फर्स्ट रो का, ठीक है। इसका रो क्या है? फर्स्ट है, और कॉलम क्या है? और कॉलम आपका सेकंड है, एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो में है तो 1 है, लेकिन इसका जो पोजीशन है कॉलम वाइज वो सेकंड पोजीशन में है, अगर मैं कॉलम बनाऊं तो, ठीक है। इसलिए A12 क्या है? A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखो लॉलीपॉप चीज है, हाँ, बहुत मतलब कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं आपको बहुत ज्यादा एकदम अंडर एस्टिमेट करूंगा। समझ रहा हूं कि आप भी समझ पा रहे होंगे, बट कुछ बच्चों को जो दिक्कत होती है तो बिल्कुल क्लियर कर लो कि कैसे कैसे लिखा जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ शॉर्ट सा, ठीक है। छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल लेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। मान लो 1 2 0 -1 और 3 2, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसका साइज क्या है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका साइज है क्या? 3 क्रॉस 2, क्योंकि आप देख रहे होगे कि इसमें 3 रो है, 1 2 3, और इसमें 3 कॉलम है, ठीक है। ये आपका 2 कॉलम है और 2 कॉलम, तो इसमें 3 रो है, ठीक है, और इसमें क्या है? 2 कॉलम है। तो ये क्या है? आपका 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां से आपसे पूछ दूं कि यहाँ पे A22 क्या है? A22 कौन सा है? तो A22 का मतलब क्या हो गया? कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, जो सेकेंड रो का एलिमेंट हो, ठीक है, और क्या? और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो, ये बताओ आप पूछ रहा है। तो आप देखो सेकेंड रो कौन सा है? ये है सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड कॉलम क्या है? ये है सेकेंड कॉलम। तो ये इन दोनों के पोजीशन पर कौन सा है? ठीक है, जो सेकेंड रो में भी हो और सेकेंड कॉलम में भी हो तो वो एलिमेंट कौन है? वो -1 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ देता हूं कि बताइए A23 कौन होगा यहाँ पे?
मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। भैया आपने बोला सेकेंड रो, तो सेकेंड रो तो ठीक है, बट थर्ड कॉलम तो इसमें सिर्फ 2 ही है, तीसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो कहां से एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट A23 के नाम का नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भैया यहाँ पे A31 कौन सा होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका 3, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो देखो ये थर्ड रो है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला, अब फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी आपका 3, ये आपका वो एलिमेंट है। तो देखो मुश्किल चीजें नहीं है, आसान सी चीज है। आपको बस ये समझना है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, साइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो कुछ बेसिक ही देखेंगे। तो आइए कुछ हम लोग साइज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स का, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला आपका आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा गया है ना, उसमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 0, √3, -1 और 1/2, ये 4 एलिमेंट है और ये सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, चूंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। और अगर इसके साइज की बात की जाएगी तो इसमें देखो क्या है, इसमें 4 रो है, 1, 2, 3, 4 रो है, और कॉलम आपका एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4x1, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा चीज है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम लोग रो मैट्रिक्स का बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही रो होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिर्फ उसमें एक रो होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 एलिमेंट अगेन है, ठीक है, -1/2, √5 और फिर 2 और 3, बट इसमें सिर्फ एक ही रो है, हम लोग देखेंगे तो क्या है, सिर्फ एक रो है। हाँ, बट कॉलम की बात करें तो कॉलम 4 है, 1, 2, 3 और 4। इसका साइज क्या बनेगा, इसका साइज बनेगा 1x4, यानी इसका साइज क्या होगा 1x4 होगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है। अब देखो नंबर 3 होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली क्या मतलब हुआ, जिसमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर, ठीक है। अच्छा, नाम से भी क्लियर है, जैसे हम लोग जानते हैं ना स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, लेंथ और विड्थ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात क्या होता है ना, कि अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, 1, 2 और आपका 3 रो है, ठीक है। कॉलम भी इसमें 3 ही है, आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये आपका थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो इसका जो साइज है वो साइज क्या है 3x3, लेकिन 3x3 चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग 3x3 ना लिख करके सिंपली क्या लिखेंगे, ऑर्डर 3, ठीक है। तो ऑर्डर 3 अगर कहीं पे सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा। तो सिर्फ अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो ऑर्डर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या है, का मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को स्पेशली याद रखिएगा, पूरा इस तरीके से नहीं लिख करके वनली इस तरीके से एक एलिमेंट, एक नंबर दे दिया जाता है, उस एक नंबर से आप समझ सकते हैं कि उसमें दोनों रो और कॉलम इतना ही होगा, ठीक है, क्लियर है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बिल्कुल जो है अपने कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोट आपको दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे एक नोट देख सकते हो, क्या है कि मान लो मेरे पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ठीक है, और उसमें इस तरह का एलिमेंट है A11, A22, ठीक है, इस तरह का, ओके। तो ये जो A11 होगा, A22 होगा से लेके ANN तक होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। मतलब सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं अगर इसका डायगोनल ले लूं ऐसा, ठीक है, ये क्या, ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, तो डायगोनल एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि एक तो आएगा आपका A11 जो 1 है, ठीक है, फिर आपका आएगा A22 जो कि आपका 4 है, और एक आपका आएगा A33 जो कि आपका 6 है, ठीक है, जो आपका क्या है 6। क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है, उसमें इस तरह का एलिमेंट आता है 1 1 2 2 3 3, और बड़ा होता तो 4 4 5 5 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का है, ठीक है। इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा इस तरह का होता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका होगा इस टाइप का AII, दोनों बराबर होगा, या आप बोल सकते हो AJJ, ठीक है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा। बाकी एलिमेंट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पे वही एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना कि जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होगा, उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि कोई मैट्रिक्स मान लो इस तरह का है, ठीक है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है, मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कुछ बात समझने वाली, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं। पहला एग्जांपल देखो आप, पहले में इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4, तो ये तो आपका 1 क्रॉस 1 साइज का है, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट ही है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल यही खुद बन जाएगा। बी को देखोगे तो बी में आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, बाकी क्या है, बाकी आपका जीरो है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट जो है वो आपका जीरो के अलावा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, इसका साइज है 2 क्रॉस 2, ओके। फिर आप देखोगे 3 क्रॉस 3 में आप देखोगे कि इसमें आपको सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, देखो ये मिल रहा है डायगोनल में, है ना, पहला -1.1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। तो डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट जीरो होगा, तो वो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो साइज सबका कैसा है, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3, यानी सब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, स्क्वायर के अलावा कोई मैट्रिक्स आप लीजिएगा तो उसमें डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, डायगोनल बनेगा तो तभी बनेगा जब साइज आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलो या बोलो नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स के लिए लाइक जीरो एलिमेंट है, कह सकते हैं मैट्रिक्स वेक्टर में। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो, सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो, सारा एलिमेंट अगर जीरो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सोचिए, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, यस इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी ही है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन था इसका ना कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होगे आप लोग कि डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सब क्या, सब जीरो है। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, तो ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका, ये सारा क्या है, डायगोनल में नहीं है, तो ये सब कहेंगे हम लोग ये सबको नॉन डायगोनल एलिमेंट, सारा जीरो है। तो डायगोनल जीरो है या नहीं है ये अलग चीज है, ठीक है, डायगोनल भी अगर जीरो हो गया तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि क्या जीरो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो है, क्योंकि बाय डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारा जीरो होना चाहिए। तो भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा जीरो है और इसमें डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल में सारे जीरो हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डायगोनल होने के लिए ये जरूरी है कि उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो हो। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर इसके बाद आपका आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है
कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा सारा जीरो होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डायगोनल को अलग कर देता हूँ तो बाकी सारा जीरो है। यहाँ भी मैं डायगोनल को अलग कर देता हूँ, ठीक है, तो बाकी सारा क्या है आपका यहाँ पे जीरो है। आपको दिख रहा है? ओके, तो मैंने डायगोनल को अलग कर दिया, यहाँ भी डायगोनल को अलग कर देते हैं। तो अब देखो, तो बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, यानी ये सारे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बट ये डायगोनल में एक स्पेशल है, इसमें सारा एलिमेंट क्या है, डायगोनल का सारा एंट्री सेम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर, ठीक है। यहाँ पे सारा एलिमेंट सेम है, क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर सारा एलिमेंट सेम हो और जीरो हो तो क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के ही टाइप में आता है जीरो मैट्रिक्स भी, स्केलर मैट्रिक्स भी। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक और टाइप होता है, वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होगा ना कि ये एक क्या होगा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा, जिसमें सारा एलिमेंट क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट वन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन इट्स डायगोनल आर वन, ठीक है। डायगोनल में एलिमेंट वन होगा और बाकी क्या होगा, बाकी जीरो होगा। तो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। या शॉर्ट में आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स। चूंकि स्केलर मैट्रिक्स बोल दिए, इसका मतलब क्या कि ये डायगोनल भी होगा और सारा जो एलिमेंट है डायगोनल में वो सेम होगा, ठीक है। तो ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है। जिसमें जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, वो वन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग अगर डायगोनल को अलग कर दें, जैसे देखो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी, तो बाकी सारा एलिमेंट जीरो है, यानी सब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। बट इसमें सारा एलिमेंट वन 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 है, यानी ये एक स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सारा एलिमेंट क्या होगा, वन वन होगा, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज करेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो सिंपली इसको बोलते हैं, जैसे मान लो I1 का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट वाला, तो इसमें सिर्फ वन होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं देखो, चलो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे I2, दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दो ऑर्डर का है, आप देख पा रहे हो, चूंकि 2x2 नहीं लिख रहा, चूंकि ये स्क्वायर है तो सिर्फ 2 लिख दिए, तो ये दो ऑर्डर का है। ये आपका 3 ऑर्डर का है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है I3। इसी तरीके से मान लो I4 हो, तो I4 कैसा होगा, तो I4 हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि जो भी डायगोनल एंट्री है वो क्या होगा, वो आपका सारा 1 1 1 होगा, ठीक है, बाकी सब जीरो होगा। तो इसी तरीके से इसको शॉर्ट में IN से दिखाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपका जीरो मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो जीरो मैट्रिक्स भी क्या है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारा ही एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। डायगोनल के एंट्रीज भी जीरो होंगे। तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट आर जीरो, तो सारा एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर मैं डायगोनल को अलग करूंगा ना, तो अच्छा ये तो ठीक है, जीरो का कोई भी साइज हो सकता है, बट स्क्वायर में ही जीरो जनरली लिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का दिखाया गया है। लेकिन ऐसे सिंपल जीरो मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। तो अभी इसी को रखते हैं हम लोग, जिसमें सारा ही एलिमेंट जीरो होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो मैट्रिक्स लेंगे। बट ज्यादातर यूजुअली स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स ही यूज किया जाता है, ठीक है जी, ओके। अब इसमें भी कहीं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहता है O2 का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, दो ऑर्डर का, यानी 0 0 0 0 ऐसा, ठीक है। कहीं भी आपका लिखा हुआ रहेगा O3, इसका मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये बात हम लोगों को समझ के रखना है कि जीरो मैट्रिक्स में सारा ही एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे जो मैंने आपको दिखाया।
वरना मैट्राइसिस बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के होते हैं, बड़े बड़े टाइप्स के होते हैं, जो हम लोग हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी करो दिल लगा करके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप आगे जाओगे तो मैं तो सारा ही कराता रहता हूँ। अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो और आपने बीएससी एमएससी कर रखा तो उसके लिए भी पूरा प्ले लिस्ट मेरे पास में है। लीनियर अलजेब्रा का मैट्राइसिस का एक अलग से प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बात किया है। मैट्राइसिस तो क्या जस्ट वाव टॉपिक है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो बात करते रहेंगे। अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं एनसीईआरटी पे। चलो चैप्टर को सोल्व करते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। और मैंने आपको जितना बता दिया ना, अब ये लॉलीपॉप हो गया है बिल्कुल आपके लिए। आप तो इसको एकदम पूरा पानी की तरह बनाने वाले हो। अब ठीक है, आप बनाते चलो, मेरे से आगे आगे बनाओ, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? ये मैट्रिक्स दे रखा है, बोलता है भैया इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? तो बिल्कुल सही जवाब 3x4। ठीक है, चूंकि आप देख पा रहे हो इसमें 3 रो है। ये हुआ फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो और ये हो गया थर्ड रो। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है? 35, -2, 5/2 और 12। तो सिंपली इसमें 3 रो है। ये हो गया आपका फर्स्ट रो R1, ये हो गया सेकेंड रो R2, ये हो गया थर्ड रो R3। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है इसमें 4, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 3x4 साइज का है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? नंबर 2 है, यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके लिए क्या करना होता है भाई? कुछ नहीं करना होता। सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। जो ऑर्डर आया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 × 4 कितना हो गया? 12। सिंपल। ठीक है, नंबर 3 बोलता है कि बताइए यहाँ पे A13 कौन होगा। ठीक है, तो आप बताओ कौन होगा? A13 का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब होगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, पहले आपको 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, और बाद में लिखा हुआ है 3 यानी एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो बताओ, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। कौन सा है? तो ये है हमारा 19। 13 कौन है? 19 आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका ये फर्स्ट रो है। ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट रो है। और थर्ड कॉलम कौन है? तो ये आपका थर्ड कॉलम है, ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? 19 है। ठीक है, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपको सब कुछ बताते जाना है। A21 बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और सबको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है। A21 अब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है कि ये एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सही जवाब है आपका क्या? 35। चलो आगे बढ़ो। A33, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। पहुंच जाइए, ये थर्ड रो हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा? -5। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? A24 यानी सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड रो और ये हो गया हम लोगों का फोर्थ कॉलम। तो एलिमेंट कौन सा पड़ रहा है? 12। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है? A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो एलिमेंट कौन सा पड़ा जी? 5/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोग इसको इसी तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। यानी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको टोटल एलिमेंट दे दिया है तो इसमें तो अलग अलग साइज का मैट्रिक्स हो सकता है, तो कौन सा साइज का मैट्रिक्स बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, और बोलता है कि अगर सिर्फ 13 ही एलिमेंट हो तब कौन कौन सा साइज का बनेगा। तो काफी आसान है इसको लिखना। कैसे लिखेंगे देखो, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24, देन
possible orders is accordingly फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, फैक्टर ऑफ 24 मतलब आपको क्या करना है, जस्ट आपको 24 का फैक्टर करना है, आपको पॉसिबल ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा, विच आर, वो क्या क्या हो सकता है, वो हमारा होगा 24 को कीजिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 क्रॉस 24। ठीक है, 2 से, अच्छा इसको आप उल्टा भी कीजिएगा ना, क्योंकि 1 क्रॉस 24 है तो 24 क्रॉस 1 भी हो सकता है। फिर 2 से करो तो 2 क्रॉस 12 हो जाएगा, तब भी 24 आएगा। इसको भी उल्टा करेंगे तो 12 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको स्वैप करते जाना है। 2 से आगे 3 से करोगे तो 3 8 जा मिलेगा, और आपको 8 3 जा भी हो सकता है। ठीक है, 4 से करो तो 4 6 जा मिलेगा, स्वैप करोगे तो 6 4 जा आ जाएगा। ठीक है, 5 से तो होगा नहीं फैक्टर, 6 से तो हो ही गया, अब 7 8 सारा से हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो आपको पॉसिबल फैक्टर है वो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का 8 डिफरेंट साइज का मैट्रिक्स आपको मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 13 का बात करें, ठीक है, तो 13 का बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिमिलरली फॉर 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मान लो 13 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो आपका होगा अकॉर्डिंग टू इट्स फैक्टर, यानी क्या होगा, एक तो 1 क्रॉस 13 हो सकता है और 13 क्रॉस 1, क्योंकि वो 13 एक क्या है, प्राइम एलिमेंट है ना, तो 13 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं 1 के अलावा, तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है जी, तो काफी देखो लॉलीपॉप चीज है, अब इतनी आसान चीजें आप खुद से कर ही सकते हो। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे आ रहा है। 3 नंबर में क्या बोलता है आपको कि मैट्रिक्स के पास में अगर 18 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा, और अगर सिर्फ 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा। तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप उसी तरीके से कर लेना, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। और डैट में आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना वैसे ही बना करके लिख लेना। 18 के लिए क्या क्या होगा, तो 1 इंटू 18 एक फैक्टर होगा, तो 18 इंटू 1 भी होगा। ठीक है, 2 से करोगे तो 2 इंटू 9 होगा, या 9 इंटू 2 होगा। ओके, 3 से करोगे 3 इंटू 6 होगा, और 6 इंटू 3 होगा, तो खत्म हो गया। 4 से तो होता नहीं है, ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, फिर 6 से तो हम लोग कर ही चुके। यहाँ पे हम लोगों को टोटल क्या है, इस तरह का 6 मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉसिबल ऑर्डर्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18। तो अगर 18 है तो ये मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। देखो अब सिर्फ 5 है तो जाहिर सी बात है कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो एक तो आपको 1 क्रॉस 5 मिलेगा या 5 क्रॉस 1 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप है इस तरह का। तो बिल्कुल आप क्लास 2-3 में पहुंच गए होगे। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि सर ये सब क्या क्वेश्चन है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, एंजॉय कीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, अब देखो यहां से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, और इसका एलिमेंट इस तरीके का होता है, तो आपको मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे आपको AIJ गिवन है। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स कैसा बनाओगे, काफी आसान है, बता देता हूं मैं। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी, अच्छा ये तो कॉमन है तीनों के लिए, तो पहले ये लिख देता हूं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पे आपका 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा, तो A11 A12 एक ये हो जाएगा, फिर आपका A21 और A22, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पे कुछ करना नहीं है, A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, और A22 फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल क्विकली फाइंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन दे रखा है AIJ इज इक्वल टू है I प्लस J का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सिंपल सा मैथ है भैया, AIJ दिया हुआ है
तो हमको निकालना है क्या, A11, यानी I का वैल्यू भी 1 रखना है, J का वैल्यू भी 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 2, ठीक है। तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है 2 का स्क्वायर यानी 4/2, तो आपको 2 आ गया। फिर आप निकालो A12। A12 का मतलब क्या कि मेरे को I को 1 रखना है और J को 2 रखना है, ठीक है। तो 1 + 2 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे में 2 है, तो ऊपर हो जा रहा है 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे क्या, देखो A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब आगे नहीं, अब A21 निकालिए। तो A21 का मतलब क्या है कि मेरे को I को रखना होगा 2। देखो पहला वाला फिगर I होता है, ठीक है, और दूसरा वाला वैल्यू J का होता है। तो पहले हमको I को 2 रखना है और J को 1 रखना है, तो रख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन ये आपका फिर से क्या हो रहा है, 9/2 ही आ जाएगा। एक और बच गया A22, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। A22 कैसे करेंगे, तो A22 में मेरे को I को भी 2, J को भी 2 रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऊपर में हो जा रहा है 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2, यानी ये आपको 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सारा वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, आपका जो मैट्रिक्स है ना वो मोहब्बत से आ जाएगा A = क्या आ जाएगा जी, तो पहला वैल्यू आ गया आपका 2, A12 ये आपका आ गया 9/2, ठीक है। A21 ये भी हमारा आ गया 9/2 और A22 आपका क्या आ गया 8। तो ये आपका पूरा 2 × 2 का मैट्रिक्स आपका बन गया। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपली I/J दिया हुआ है, तो है तो बड़ा इजी, आप वीडियो पॉज करो खुद से बना लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्या गिवन है, आपका गिवन दिया हुआ है A/J = क्या है, सिंपली I/J है, तो कोई तो मेहनत ही नहीं करना, I/J में लिखते जाना है। यानी मैं अगर A11 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1, ठीक है। A में 12 लिखूं तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 ही आएगा। A21 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, I को 2 रखना है और J को 1 रखना है, ठीक है, तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। A22 करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा यानी 1। बहुत लॉलीपॉप है भैया, मैट्रिक्स सिंपली क्या आ जाने वाला है, आप देखो पहला एलिमेंट 1 आया है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट 1/2 आया है, फिर ये आपका 2 आया है, ये आपका 1 आया, हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल फास्ट तरीके से आपका मैट्रिक्स बनते जाएगा। तो मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस पर्पज से दिया है ना, तो बिल्कुल मैट्रिक्स आप सीख रहे हो, बेसिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से में तो आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है 12 लेवल पे, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्ड नंबर में क्या दे रखा है आपको दे रखा है A/J = I + 2J का होल स्क्वायर है ऊपर में, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 2 है, ठीक है। अब देखो सिर्फ देखते मत जाओ, मैं आपको बोलूंगा वीडियो पॉज करो भाई, खुद से बनाओ। सिर्फ आपको ये एंट्रीज ही तो फाइंड करनी है, I और J का सिर्फ वैल्यू ही तो रखना है, खुद से प्रैक्टिस करो। और देखो ये चारों का वैल्यू क्या आता है, बस आपको वापस से इसको डाल देना है, ठीक है। तो हम शुरू करें, A11 से बात करें तो पहले हमको I को भी 1, J को भी 1 रखना होगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2, ठीक है, बाई 2, ऊपर में स्क्वायर है, तो ऊपर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9 हो जाएगा। A में निकालूंगा क्या, 1 2, तो मैं क्या करूंगा, I को 1 रखूंगा और J को 2 रखूंगा, तो यहाँ पे 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप A21 निकालोगे तो क्या करोगे, I को 2 रखोगे, J को 1 रखोगे, तो क्या बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर यानी आपका 16/2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे A22 का मतलब I को भी 2, J को भी 2, तो ये 2 और 2 2 4 हो जाएगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और बाई 2 यानी आपका ये 18। तो आपको देखो चारों एलिमेंट मिल गया है, जस्ट इसमें पुट कर दो तो आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, आपका मैट्रिक्स आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आपका पहला एलिमेंट 9/2 है, ठीक है, फिर आपका आया 25/2, फिर आपका यहाँ पे आ गया 8 और 18, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीटली आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको पहले ही बोल दिया है कि आपको 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है
और जो जनरल एलिमेंट है वो आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कैसे करेंगे हम लोग इसका भी सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, हाँ, आपको अब देखना नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 3x4 मैट्रिक्स इज, 3x4 मैट्रिक्स इज कैसे लिखूंगा, तो A इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 रो लिखना है और 4 कॉलम लिखना है। तो कैसा होगा, A11 होगा, A12 होगा, ठीक है, A13 होगा और A14 तक जाएगा, ठीक है। चूंकि 4 कॉलम है ना, तो 4 कॉलम है, तो यानी कि जो दूसरा वाला सफिक्स है वो 4 तक जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा A21, A22, A23, A24, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला हो जाएगा A31, A32, A33 और A34। तो आप देखो पाओगे बिल्कुल बिंदास कि इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं जी। तो आपको रो दिख रहा है कि इसमें 3 रो है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रो हो गया। इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप देख पा रहे हो कि ये 1 कॉलम, ये आपका 2 कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम, ये आपका चौथा कॉलम। तो इसमें 4 कॉलम है, ठीक है। तो देखो काफी आसान है, ठीक है। तो अब बस जस्ट हमको क्या करना है, सब हमको फिगर को फाइंड आउट करना है, सारे एलिमेंट्स को हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको गिवन दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है कि जो Aij है, जो जनरल एलिमेंट है, वो ऐसे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, और मॉड में -3i + j। तो ये मॉड वैल्यू है, ध्यान देना। और मॉड वैल्यू मैंने आपको बताया है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो मैं A11 की बात करूं, ठीक है, तो A11 में क्या करेंगे, i को भी 1, j को भी 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। और अंदर में 1 रखेंगे तो -3 और प्लस j को रखेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2, -3 + 1 माइनस मॉड 2 होगा, बट मॉड में है तो ये आपको प्लस निकालना है, तो 2/2 कैंसिल होकर के 1, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे क्या, A12 निकालोगे तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा ही। अब i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 2 डालना है, तो ये हो जाएगा -3 और +2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 + 2 -1 आएगा, बट हम लोग क्या लिखेंगे, उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप निकालो A13, तो ये क्या आएगा 1/2, i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 3, तो -3 + 3 ये आपका 0 हो जा रहा है ऊपर में, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालोगे A14 निकालोगे, यानी क्या करोगे आप, i को रखोगे 1 और j को 4, तो ये -3 और +4 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 + 4 1 होगा, तो ये आपका 1/2 आ गया। तो देखो पहला जो रो था वो पूरा हो गया, A11 से लेकर के A14 तक हम लोग निकाल लिए, पहला रो आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप अपने कॉपी में नीचे क्या करना, सेकेंड रो को निकालना। तो A21 यहाँ से निकाल लेते हैं, A21 क्या आएगा, तो ठीक है A21 मेरा आ जाएगा, यहाँ भी डालेंगे तो 1/2। अब आपको i को 2 डालना है, j को 1 डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 + 1, -6 + 1, ठीक है। तो -5 आ रहा है, बट हम लोग 5/2 लिखेंगे, मॉड वैल्यू है। फिर निकालो आप A22 निकालोगे तो 1/2, i को भी 2, j को भी 2, तो -6 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको -4 देगा, सो इट इज 4/2 एंड फाइनली इट इज 2, ठीक है। फिर आप निकालोगे A23 निकालोगे, यानी आप क्या करोगे, i को 2 रखोगे, j को 3 रखोगे, तो ये आपका आ जाएगा -6 और +3, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। फिर आप निकालोगे A24, तो आप यहाँ पे i को 2 रखोगे और j को 4, तो ये आपका आ जाएगा -6 और +4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको वापस से 2 मिलेगा, -2 से 2 लिखेंगे, तो 2/2 आपका फाइनली कट के 1 आ गया। तो देखो हमको ये सेकेंड रो भी पूरा मिल गया। अब जस्ट हमको थर्ड रो निकालना है, तो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। एकदम मोहब्बत से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये पहले कर लेना, फिर ये कर लेना, कॉपी में आप जैसे करना होगा ऊपर नीचे कर लेना। फिर अब मैं निकाल देता हूँ A31, ठीक है। A31 निकालेंगे तो 1/2, मैं i के प्लेस पे 3 रखूंगा और j के प्लेस पे 1, तो -9 + 1, ठीक है। ये आपको -8 यानी 8/2 आएगा, सो इट इज 4, ठीक है। फिर आप निकालोगे A32, यानी आप क्या करोगे, यानी आप i को 3 रखोगे और j को 2, तो -9 और +2 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7/2। फिर आप निकालोगे A33 1/2, तो ये आपका आ जाएगा -9 + 3, ठीक है जी, यानी 6/2 आएगा। तो फाइनली ये आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू और है हमारा निकालने के लिए, वो क्या है, वो है हमारा A34, ठीक है। A34 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -9 और j को 4 रखोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये -9 + 4 यानी 5/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक आपको लॉजिक भी दिखाता हूँ, ठीक है।
देखो थोड़ा फास्ट करना है सब एग्जाम में आप अगर आएगा तो फास्ट कैसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट रो आप निकाल रहे हो ना, तो फर्स्ट रो में चूंकि आपको पहला वैल्यू हर जगह 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा, सिर्फ दूसरा वैल्यू चेंज होगा 1 2 3 4, यानी आई आपको हर जगह एक ही रखना है। तो जो मेरा यहाँ पे -3 आ रहा हो तो हर जगह -3 आएगा, ठीक है, बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 आपका आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा। फिर आप जब सेकेंड रो का करोगे तो सब में आपको ये पहला वाला तो सब में 2 ही रहना है, ठीक है। तो हम बार बार इसको थोड़ी देखेंगे कि -6 एक बार आ गया, बार बार तो यही आएगा क्योंकि हम आई को 2 ही रख रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 4 कर देंगे, तो एकदम बहुत फास्ट आप कर सकते हो। ये मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप थर्ड रो पे काम करोगे तो पहला वाला में सब में तो 3 ही रहेगा ना, तो 3 रहेगा तो आपने एक बार देख लिया कि पहला वाला -9 बन रहा है, तो हर जगह क्या बनेगा, -9 ही बनेगा, नो डाउट, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 से जो भी वैल्यू आता है, इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स तैयार हो गया है। तो आप फाइनली क्या लिखोगे कि मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मोहब्बत से ऐसे एकदम सीधा इसको करना, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे स्किड करता है। ये देखो पूरा पहला रो है, ये 1 1/2 0 1/2, ठीक है, क्या है जी 1 1/2 0 और 1/2, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर दूसरा रो देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको 5/2 2 3/2 और 1, ठीक है। और थर्ड रो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है 4 7/2 3 और 5/2। तो मोहब्बत से भैया ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 3x4 मैट्रिक्स का। तो बहुत ही आसान है निकालना, एकदम लॉलीपॉप टाइप का चीज है, ठीक है। तो मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब इतना तो कम से कम समझ सकता हूं ना कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है सर, सबका यही जवाब होना चाहिए और सब कर ही लेंगे। मुझको पता है कि भाई इतना अच्छा क्वेश्चन कर देते तो इतना लॉलीपॉप, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल बेइज्जत कर रहे हैं सर आप, इतना तो ये कर ही सकते हैं, बट कर लेना जरूर, ठीक है। करने से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, अरे चलो हो जाएगा, हाँ चलो कोई बहुत ब्रिलियंट है तो मैं उसको प्रेशर भी नहीं करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो ऐसे ही करके निकाल लीजिएगा। यही आपको A11 से लेकर के A34 तक आपको 3x4 का मैट्रिक्स निकालना है, मोहब्बत से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने वो 5 का पार्ट 2 बना लिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो 6 आ रहा है। 6 नंबर क्या है, यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब दो मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होना, जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको क्या है, आपको इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। याद रखिए मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है ना तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। मतलब क्या, मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ठीक है। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो भाई कुछ करना ही नहीं है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा मोहब्बत से कि 4 इक्वल टू हो जाएगा y, ठीक है, 3 इक्वल टू हो जाएगा z, यहां से ये इसके बराबर हो गया, 4y के बराबर हो गया, x 1 के बराबर होगा यानी x इक्वल टू 1, और 5 तो बराबर है ही, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहानी आपका खल्लास हो गया, फाइनली आपका निकल गया। यहाँ पे आपको निकालना था x y z, तो भैया x 1 है, y मेरा 4 है और z मेरा 3 है, जो आपको यहाँ से दिख ही रहा है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल है, एकदम बिल्कुल मोहब्बत से आपका बनेगा, ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे, क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई क्या होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। 2 तो देखो 2 के बराबर है ही, इसको नहीं देखना है। फिर आप देखोगे कि 5 प्लस जेड ये किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। और फाइनली ये जो एक्स वाई है ये किसके बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा। तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि x प्लस वाई ये आपका 6 के बराबर होगा, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर 5 प्लस जेड ये आपका 5 के बराबर होगा, इक्वेशन 2, और एक्स वाई ये आपका 8 के बराबर होगा, इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो आप देखो सबसे पहले 2 का यूज करते हैं, सबसे आसान यही है
यहाँ पे आपका 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्या आ जाएगा आपका, जेड 0 आ जाएगा। ठीक है, जेड तो 0 मेरे को मिल गया, तो काफी सिंपल हो गया। अब मेरे को निकालना है एक्स और वाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यहाँ से ऐसे करते हैं कि वाई को लिख देते हैं क्या, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 3 का यूज कर लेते हैं, तो 3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इंटू वाई के प्लस पे 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से और मोहब्बत से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर सकते हो मोहब्बत से क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे यहाँ पे तो 4 2 जा 8, x माइनस 2 और x माइनस 4 का फैक्टर बनेगा। ठीक है, यहाँ से x का 2 वैल्यू मिल सकता है मेरे को, क्या 2 मिलेगा या तो मेरे को 4 मिलेगा। ठीक है, तो x मेरे को 2 या तो 4। अब देखो x अगर मैं यहाँ से देखो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो y का 2 वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दिस इक्वल टू क्या 6 माइनस 2 यानी 4 मिलेगा। कब मिलेगा, जब मैं x को 2 रखूंगा। ठीक है, ये, और अगर मैं x को 4 रखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी ये क्या मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। ठीक है, तो y का 2 वैल्यू हो गया 4 2, x का भी 2 वैल्यू हो गया 2 4 और z का वैल्यू 0। फाइनली मैं कह सकता हूं कि x मेरा क्या होगा, 2 या तो 4 होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप कोई एक वैल्यू लोगे तो आपका काम बन जाएगा, तो आप ऐसे ले लेना। ठीक है, आप ऐसे लिख दो। ठीक है, मेरा x क्या होगा, अगर मैं x को 2 लेता हूं तो x मेरा 2 होगा, तो y मेरा क्या हो जाएगा, तो y मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, और z मेरा क्या, z मेरा तो 0 ही आया था। एक ये ऑप्शन हो गया, या तो ये हो सकता है कि x को मैं क्या ले लूं, x को मैं 4 ले लूं। ठीक है, तो वैसे केस में y क्या आया था, y आपका 2 आएगा। ठीक है, और z तो हर हालत में 0 है, तो ये 2 आंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है, तो बिल्कुल मोहब्बत से करना है। ठीक है, क्लास 9 10th का ये क्वेश्चन आ गया है लॉलीपॉप टाइप का, तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे फिर लास्ट क्वेश्चन को भी देखो और इसको आप खुद से बनाओ भाई, बन ही जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो मोहब्बत से दोनों तरफ आप देखोगे ना, तो इसमें भी केवल क्या है, आपका ये कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये 3x1 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है 3x1 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपली ये होने वाला है कि पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, और ये तीसरा एलिमेंट आपका थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। तो मोहब्बत से जैसे मैंने काम किया था वैसे ही आप काम करके इसको देखिए कि क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहीं पे मैं कर देता हूं थर्ड को, क्या होगा हियर, यहाँ पे क्या होने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका 9 होगा, कॉल्ड इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस जेड ये आपका 5 होगा, कॉल इट इक्वेशन 2, और y प्लस जेड ये आपका क्या होगा, ये आपका 7 होगा, कॉल इट इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन आपको मिल गया। ये 3 इक्वेशन को ये करके ना मोहब्बत से आपको x y z निकालना है। ठीक है, तो काफी आसान है। जैसे मैं यहां से अगर यूज कर लूं, ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूं यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को इस्तेमाल कीजिए। तो x प्लस जेड आपको क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, मतलब y को छोड़ देने के बाद x प्लस जेड बचा, तो x प्लस जेड आपका 5 दिया हुआ है, तो यानी क्या हो गया, y प्लस 5 इक्वल टू 9। सिंपली y क्या आ जाएगा, y आपका यहां से क्या आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, y 4 मिल गया। ओके, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप 1 और 3 का यूज करो, यूजिंग 1 and 3, तो y प्लस जेड क्या है, ये आपका 7 है, तो y प्लस जेड के प्लस पे आप 7 रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहां से आपको x क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, x 2 मिल गया, y जेड मिल गया, y 4 मिल गया। तो अगर x 2 है तो यहां से आपको इजिली निकल जाएगा कि z क्या होगा, z होगा मेरा 5 माइनस x, और x आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो भाई कैसे भी निकाल देना है मोहब्बत से। तो फाइनली x 2 आ गया, y 4 आ गया, और z क्या आ गया आपका 3 आ गया। भाई देखो, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आसानी के साथ में काम करना है। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देना है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, अगेन देखो उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख पाएंगे, यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द क्वेश्चन इक्वेशन। अगेन आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, बोलता है एबीसीडी निकालिए। तो बहुत लॉलीपॉप है, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के एलिमेंट के बराबर होगा,
सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है, थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, और फिर आपका फोर्थ एलिमेंट जो है वो आपका फोर्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हियर, क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। अब इसका यूज करके मेरे को क्या करना है, ABCD निकालना है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, 1 और 3 का यूज कर लीजिए, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 3। अब देखोगे क्या है आपका a माइनस बी क्या है, -1 है, ठीक है जी, और 2a माइनस बी ये क्या है, ये आपका 0 है, ठीक है। अगर आप दोनों को ये कर देंगे ना, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है a माइनस 2a यानी माइनस a इज इक्वल टू क्या, -1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोहब्बत से दिखेगा कि a का वैल्यू क्या आ गया जी, 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। अगर a का वैल्यू 1 है तो 1 इम्प्लाइज, ठीक है, इक्वेशन 1 को देखिए, b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा मेरा यहाँ पे a प्लस 1, ठीक है, b को ऐसे करेंगे तो ये a प्लस 1 हो जाएगा। a आपका 1 है तो 1 प्लस 1 ये आपका 2 आ गया, b भी निकल गया, ठीक है। c निकाल लो, तो a भी मेरा निकल गया है, ठीक है। तो a का यूज करके मैं c निकाल लेता हूं, तो 2 इम्प्लाइज देखो, ठीक है, 2 से मैं देखूंगा तो c का वैल्यू क्या होगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2a, ठीक है। 5 माइनस a का वैल्यू 1 है तो ये आपका हो गया 5 माइनस 2 यानी 3, राइट। अब d का निकालना है, तो d आप फाइनली इक्वेशन 4 से निकाल लीजिए, तो d क्या हो जाएगा, तो d यहां से आपका निकल जाएगा 13 माइनस 3c, ठीक है। तो 13 माइनस c का वैल्यू आपका 3 आया है, तो 3 इंटू 3 यानी 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया आपका 9, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप देख रहे होगे कि आपका यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। आप क्लियरली देख रहे हो कि a आपका 1 आ गया, b आपका 2 है, c आपका 3 है, ठीक है जी, c मेरा 3 है, और d मेरा क्या है, d मेरा 9 है, ठीक है। किसी को भी आप पुटअप करेंगे सेटिस्फाई करेगा। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा सॉरी 3 3 या 9, माफ कीजिएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। 3 3 या 9, तो 13 माइनस 9 आपका 4 आएगा ना। अलग भी रहा था कि भाई 1 2 3 है तो ये 4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आसान सा आंसर आ रहा है 1 2 3 तो ये 4 होना चाहिए। तो अब सही है, ठीक है, आप किसी को भी रख के देखोगे सेटिस्फाई भी करेगा। 3c प्लस डी 13 है यानी 3 3 या 9 प्लस 4, ठीक है। तो बहुत लॉलीपॉप है, किसी भी तरीके से आपको बस वैल्यू निकालना था, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल बिंदास तरीके से करना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, कभी बार अच्छे एग्जाम्स में भी आ जाता है, तो भाई लॉलीपॉप कैटेगरी का है, इसका क्वेश्चन हमको कभी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n साइज का, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, आपको 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो भैया बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बट बिल्कुल लॉलीपॉप है। आप देख के ही बता सकते हो कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब m और n क्या होगा, बराबर होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा जवाब है, ठीक है, ओके, क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए यहाँ पे 9 को। 9 बोलता है विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। मतलब ये 2 मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मतलब दोनों इक्वल अगर होगा तो x और y क्या होगा। तो भैया फिर से लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के बराबर कीजिए। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या बोल देंगे, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा -7/3, ठीक है। तो x जो है वो होना चाहिए मेरा -7/3, राइट। तो अब -7/3 कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं, यानी कि हम इसी से बता सकते हैं कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल तो है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या हुआ है, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या हुआ है, अभी ऑप्शन पर नहीं जाते, हालांकि चलो ठीक है देख लेते हैं आगे फिर और क्या क्या है। 5 इक्वल टू क्या है, y-2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू y-2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5 + 2 यानी 7, ठीक है जी।
फिर आपका क्या है, फिर हमारा यहाँ पे है y + 1 = 8, तो वही चीज आएगा, 7 ही आ जाएगा। 2 - 3x = 4, ठीक है, 2 - 3x = 4। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप देखोगे तो 4 को उधर कर देंगे तो 2 - 4 = 3x होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 = 3x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका -2/3। देखो एक जगह -2/3 आ रहा है, एक जगह -7/3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x का दो वैल्यू आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। इसलिए कि पॉसिबल तब होता ना जब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता, लेकिन x का दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, और अगर आप सबको निकाल लोगे तो सबको निकालने के बाद अगर आपको ऐसा कोई वैल्यू आता है कि आप दो जगह से, आप यहां से निकाल रहे हो तो x कुछ और आ रहा है, और लास्ट वाले से निकाल रहे हो तो आपका x कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर अलग अलग वैल्यू आता है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10। अच्छा, ये 10 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है लगता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको अच्छे से करो, अंत भला तो सब भला, इसको खुद से करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इच एंट्री 0 1, ठीक है। हाँ भाई, तो ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है ना कि आपको 3x3 का मैट्रिक्स निकालना है। बात समझिए, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया हमारा क्या 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। 3 रो और 3 कॉलम। बोलता है कि इसमें जितना भी एंट्री है A11, A12, A13, ये एंट्री या तो 0 होगा, या तो क्या होगा, या तो 1 होगा। सब के साथ वही बात है, मतलब सब अगर 0 हो जाए तो ये 0 जो है आपका 0 मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है। सब अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, ठीक है। या सब ये 1 भी हो सकता है, सब अगर 1 हो गया तो ये आपका इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन सकता है, तो बहुत तरह का मैट्रिक्स बनेगा। टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा, तो देखो ये सिंपल सा परमुटेशन का क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे, हम जैसे मैं आपको समझा देता हूं, वरना इसको डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा कि हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन और टोटल 9 प्लेस, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 9 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसने का मतलब है कि 2 का पावर 9, यानी 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा जी, आपका 512, ठीक है। 2 को 9 पावर लोगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 128 के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे 128 आएगा, राइट, फिर आप इसको करोगे तो 256 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 512। तो 2 का पावर 9 5/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हर प्लेस के लिए 2 चॉइस है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, फॉर ईच प्लेस वी हैव 2 चॉइस, ठीक है। हम मेरे पास में 2 चॉइस है, मतलब हम या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, ठीक है। 2 चॉइस, आइदर 0 और 1। हर जगह पे हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल इस तरह का 9 प्लेसेस है, ठीक है। एंड देयर बी सच 9 प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे टोटल 9 प्लेसेस है और हर के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, या टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा पहले प्लेस पे 2, दूसरे प्लेस पे 2, तीसरे प्लेस पे 2, इसी तरीके से अप टू 9 टाइम्स, ठीक है। 9 बार तक आपको सब में 2 ही ऑप्शन लेना है। और परमुटेशन में हम लोग जब भी कोई काम साइमल्टेनियस करते हैं, यानी कोई मैट्रिक्स का डिजाइन करना या कोई भी काम एक साथ करना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या, ये 2 का पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हायर अलजेब्रा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के क्लासेस में बीएससी के बाद लीनियर अलजेब्रा वगैरह में भी आप देखोगे, गेट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई
टोटल जो है मैट्रिक्स का साइज क्या है, टोटल कितने एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 एलिमेंट था, ठीक है, तो टोटल कितना एलिमेंट है ये देखते हैं, और हर एलिमेंट के लिए क्या चॉइसेस है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं, सिंपली परमुटेशन का यूज करते हैं, तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आई होप आपने ये पूरा चैप्टर काफी इंजॉय किया, मजा आ गया आपको, ठीक है, लॉलीपॉप था, आसान लगा होगा आपको, ठीक है। आगे इस तरह का और भी हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मैट्राइसिस और भी देखने को मिलेगा, तो काफी इंजॉय करेंगे। अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बगैर शेयर किए नहीं उठना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहा हूँ, डेफिनेटली आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।